है, हो सकता है पूछे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दूरसंचार विधेयक 2023 को संसद की मंजूरी दे दी गई है। अब ये जैसे ही राष्ट्रपति इस पे अपना हस्ताक्षर करेंगे ये एक्ट बन जाएगा। इसके बाद वैसे मतलब सिम कार्ड होल्डर पे मतलब सख्ती बढ़ती जाएगी जो फर्जी वे में सिम को खरीदते हैं और उससे क्राइम करते हैं। तो अब इस तरह के जो भी सिम परचेज करेंगे अब उनको 3 साल की जेल होगी और साथ ही 50 लाख रुपए की जुर्माना भी दी जाएगी। ठीक है, और ये जैसे ही मतलब ये जो विधेयक है एक्ट बनेगा वैसे ही 138 साल पुराना टेलीग्राम अधिनियम है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि क्या प्रोविजन किया गया है इसमें। उसके बाद देखते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पेन मूडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपए की जुर्माना लगाई है और साथ ही 3 साल का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। तो ऐसा नहीं शायद मतलब यहाँ पे हाल फिलहाल में ऐसा घटना जो है ये पहला दिख रहा है जहाँ पे एक मतलब मंत्री है उनको सजा दी गई है, साथ में उनकी वाइफ को भी दी गई है। वो इसलिए कि उन्होंने आय से अधिक मतलब उनके पास पैसे बर्बाद हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एक बार इसी तरह का कुछ साउथ में ही किसी का स्टेट का आया हुआ था और उसमें एक मंत्री ही हाईलाइटेड हुए थे, इसी तरह के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो वो क्वेश्चन पूछी थी किसी भी एग्जाम में, तो हो सकता है ये भी पूछेंगे कि इसमें सजा दी गई है। ठीक है, तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन, उन्होंने मतलब ये जो जिनको सजा मिला है तो उनके स्थान पर उच्च शिक्षा का प्रभार जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आर.एस. राज कनप्पन है उनको सौंपा गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि तमिलनाडु स्टेट की जो उच्च शिक्षा का प्रभार है वो किनको दिया गया है। ठीक है, काफी हाईलाइटेड है तो हो सकता है दोनों में से कोई भी पूछ सके। फिर आगे देखते हैं कि संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये ब्रजभूषण सिंह का स्थान है जो काफी विवादित रहे हैं, बट कुछ पहलवान जो है अभी भी इनके इलेक्शन से संतुष्ट नहीं है, जैसे कि साक्षी मलिक। ठीक है, इन्होंने इनके चुनाव को लेकर विरोध किया है और साथ ही कुश्ती से मतलब कुश्ती में ना शामिल होना ना खेलने के लिए उन्होंने कही है और संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, और अभी कुछ मतलब इवनिंग तक आ रहा था रिपोर्ट जिससे बजरंग पुनिया ने भी ये घोषणा की है कि वो कुश्ती ना खेलेंगे। ठीक है, बट साक्षी मलिक द्वारा ये घोषित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे ये संजय सिंह है, काफी हाईलाइटेड पर्सन हुए अभी। देख देखते हैं कि हैदराबाद में आयोजित 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल जो बिहार के प्लेयर हैं उनमें से 7 खिलाड़ियों ने 2 सिल्वर और 5 स्वर्ण जीता है। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड है और इन्होंने 7 टोटल मेडल जीता है बिहार के प्लेयर ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया था और ये वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। साथ ही ये भी याद रखेंगे कि बिहार स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ के जो सचिव है वो मनोज कुमार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए की यूनिवर्सिटी है ये जो है इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पटना के चेयरमैन जो है डॉक्टर कौशल कुमार गिरी को चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये याद रखेंगे कि बिहार के पर्सन है और अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डीलिट की उपाधि दी गई है चिकित्सा क्षेत्र में वर्क करने के लिए, तो हो सकता है ये पूछ दे। ठीक है, फिर एक देखते हैं बिहार गवर्नमेंट जो है एक पुरस्कार की घोषणा की है, इसका नाम है बिहार कला पुरस्कार। आइए इसके तहत देखते हैं क्या क्या प्रोविजन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो राज्य सरकार स्थापित एवं नवोदित कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार देगी, मतलब जो पहले से कलाकार है वो और जो नए आ रहे हैं वो दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार जो है बिहार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। इसके तहत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को चाक्षुषा कला और एक प्रदर्श कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाएगा। 2 तरह का कला होता है, चाक्षुषा कला और प्रदर्श कला। ये दोनों क्षेत्र में जो योगदान देंगे कलाकार उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसमें और भी है कि जो नवोदित कलाकार होंगे उनके लिए जो आयु वर्ग निर्धारित किया गया है वो मिनिमम हो जाएगा 15 वर्ष और मैक्सिमम होगा 40 वर्ष। और जो पहले से मतलब कलाकार के रूप में स्थापित है, मतलब स्थापित कलाकार है, उनके लिए जो ऊपर की आयु होगी वो 40 वर्ष होगी। ठीक है, उसके बाद बताते हैं इसी में कि कलाकार को अपनी कला से संबंधित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनी के साक्ष्य और तस्वीर
मतलब गवर्नमेंट को अवेलेबल कराना होगा, जिसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे कि इनको ये पुरस्कार देना है कि नहीं देना है। तो ठीक है, ऐसे 10 प्रदर्शनी का फोटो उनको अवेलेबल कराना होगा, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि बिहार को एक फसल उत्पादन में एक अचीवमेंट प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है इसके लिए। तो वो क्या है कि नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2023 में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो कृषि रोड मैप आया है 2008 से चल रही है, उसी के मतलब लाभ के रूप में ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। जब से ये कृषि रोड मैप शुरू हुई है, बिहार में फसलों की प्रोडक्शन काफी लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके लिए इनको ये दिया गया है। तो याद रखेंगे, ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाईलाइटेड है, तो ये पूछ सकता है आपका बीपीएससी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये 14वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, ये बिहार को सर्वश्रेष्ठ फसल उत्पादक राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है। और ये जो समिति बनी थी इस पुरस्कार के चयन के लिए, तो उसके जो हेड थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त 30,000 सीएम थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि किनके अध्यक्षता में जूरी द्वारा बिहार का सिलेक्शन इस अवार्ड के लिए किया गया है। और इस अवार्ड को बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कृषि विभाग के सचिव जो है संजय अग्रवाल, उन्होंने रिसीव किया है इस अवार्ड को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि राज्यों की नदियों में जो गिरने वाली नाले हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा नदी में जो नाले गिरते हैं उससे एक यमुना की तरह झाग उत्पन्न हो रही है। तो उस पर काफी रिपोर्ट आ रही है, मतलब पेपर में कंटिन्यू दे रहा है कि वो क्यों हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हो रहा है क्या, जिसमें बताया जा रहा है कि अमोनिया की मात्रा अधिक होने की वजह से वो झाग उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार जो है नदियों में गिरने वाले नालों के जैविक उपचार के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 27 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने की स्वीकृति दी है। यानी जो भी मतलब नाले गिर रहे हैं, तो उसको उसके जो गंदे जल है उसका पहले जैविक उपचार किया जाए, तब गंगा में छोड़ा जाए। ठीक है, ताकि जो झाग उत्पन्न होने की समस्या है या ऑक्सीजन लेवल कम होने की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सके। ठीक है, तो इस पॉइंट का तो मतलब पीटी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है पीटी के लिए, बट अभी जो मेन दे रहे होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट रख रहा है। और जो 68 देंगे अभी हाल में, क्योंकि ये गंगा नदी में गिर रहे नाला हाईलाइटेड है, काफी न्यूज बढ़ रहा है, तो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो वो लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो जैविक उपचार है इसके माध्यम से क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, तो इसके तहत जो है मतलब जैविक उपचार के माध्यम से नालों में मौजूद जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी सीओडी, टोटल सस्टेनेंस सॉलिड यानी टीएसएस और फोकल कोलिफॉर्म यानी एफसी में कमी लाई जाएगी। ठीक है, इतने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि ये जो मतलब प्रॉब्लम है वाटर का वो सॉल्व होगी। तो ये इंटरव्यू देने वाले बच्चे इस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि क्या क्या उससे मतलब कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और मेन देने वाले भी। उसके बाद देखते हैं कि सीएम जो अपने हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने कल यानी 21 दिसंबर को वेटनरी कॉलेज पटना में आयोजित 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसी मौके पर सीएम द्वारा पशु पोषण ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो हो सकता है पूछ दे कि पशु पोषण ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया या किसी संबंधित है, तो पशुपालन विभाग के द्वारा संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कुछ मतलब ये कुछ संहिता जो है सेंट्रल संसद द्वारा जो है पारित कर दिया गया है, उसमें जो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर बचा हुआ है, जिसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए भी, मेन के लिए भी, और अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये पासिंग हो रहा है, जो अभी सत्र चल रही है उसमें ये पासिंग हुआ है कल ये। तो ठीक है, इसमें है भारतीय न्याय संहिता 2023 है, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। जैसे ही ये एक्ट बनेगा तो वर्ल्ड में सबसे नई जो न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी भारत के द्वारा अपनाई जाएगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी जो खामियां थी पहले वो उसको चेंज किया गया। जैसे देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है आईपीसी जो आई थी अंग्रेजों के जमाने में यानी 1860 में जो आई हुई थी उसका स्थान लेगी। और इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई है। जैसे पहले आईपीसी में जो है 511 धाराएं थी, ठीक है, उसको बदलकर 358 धाराएं कर दी गई है। ठीक है, 20 नए अध्याय को जोड़ा गया है, साथ ही जो आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी इसमें उसको जोड़ा गया है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा राशि को बढ़ाया गया है। ठीक है,
33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ाया गया है। ठीक है, फिर साथ ही 6 छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड शुरू किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस करके इसको काफी मतलब आज के जो अभी जो चल रहा है उसके अनुसार बनाया गया है, ताकि कोई भी पुराने जो एक्ट थे उसका फायदा लेकर किसी भी तरह के अपराध से बचे ना। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, वो अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को लिखकर। ठीक है, इसको सबको कलेक्ट करके एक जगह लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है जो 17वीं मेन देंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एक्ट से बने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा जो है इसमें 521 सेक्शन होंगे, जो पहले 484 थे, पहले वाले जो सेक्शन थी जो अंग्रेजों के समय बनी हुई थी। उसके बाद 177 प्रोविजन में बदलाव हुआ है, 9 नए सेक्शन और 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। इसमें 44 नए प्रोविजन तथा स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। साथ ही 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है। ठीक है, पहले क्या होता था कि डिजिटल जो भी मतलब गवाह होता था या साक्ष्य होता था उसको नहीं माना जाता था। तो अब ये जैसे ही एक्ट बनेंगे डिजिटल जो भी साक्ष्य है उसकी मान्यता होगी, और सबके लिए जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया है, उसके अंदर ही आपको सारे प्रोसेस करना है। पहले देखते थे जैसे FIR भी लिखना है तो डिले करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिजिटली भी इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, 24 घंटा 48 घंटा आपको वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करना ही करना है। ठीक है, तो अब जो पुलिस प्रशासन है वो भाग नहीं सकती है कि मुझे नहीं प्राप्त हुआ या डिजिटली प्राप्त हुआ, तो अब वो एक्सक्यूज नहीं रहेगा इसके बाद। ठीक है, देखते हैं फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें जो है 70 धाराएं होंगी। जो पहले की जो साक्ष्य अधिनियम थी उसमें 167 धाराएं थी। 2024 धाराओं में बदलाव किया गया और 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई है। तो ये कंपेरिजन करते हुए आपको दिखाना होगा, जब आप मेन में रिलेटेड पूछेंगे तो पहले वाले से कंपेरिजन करते हुए इसको दिखाना होगा कि ये किस तरह से बेहतर है। तो ये दोनों जो मतलब कंपेरिजन है और इसके जो प्रोविजन है, विशेषता है, वो टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा आप लोग को। इसके लिए परेशान ना होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, आज इतना ही था। जरा बताइए आप लोग ये जो संसद भवन की सुरक्षा है वो किसके माध्यम से की जाएगी?